हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने यूट्यूब पे अपना एक नया एजुकेशनल चैनल सेटअप किया है, मैथ्स इन डीप के नाम से। तो अगर अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इस लेक्चर के पहले हम लोगों ने क्या किया था, इस लेक्चर के पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर ली थी। और आज के लिए हम लोगों ने टारगेट किया था कि आज हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 1.2 के पहले जितना भी थ्योरी पार्ट है उसको हमें क्या करना है, इस लेक्चर में कंप्लीट करना है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हमें क्या बात करनी है, पहले हम थोड़ा एक आइडिया ले लेते हैं। तो आज हमें पढ़ना है कि एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनको हमें क्या करना है, सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम एम्प्टी सेट की बात करते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, एम्प्टी सेट मतलब जो एम्प्टी हो, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, उसे क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। तो अब ये सेट कैसे दिखेगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो उसको मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिख दिया है। मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं। इन एग्जांपल्स को हम क्या करेंगे, एक एक का रीजन देंगे कि एम्प्टी सेट है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आप लोग क्या करिए, इसको प्रॉपर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एम्प्टी सेट की डेफिनेशन निकल के आती है कि अ सेट which does not contain any element is called the empty set, null set और void set। इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। एक क्या कहा गया कि a set एक ऐसा सेट which does not contain any element, जो कि किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है, is called the empty set, उसे empty set कहा जाता है, या फिर null set कहा जाता है, या फिर void set कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, या इसमें कोई काउंटर एग्जाम्पल हो सकता है इसका। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है एम्प्टी सेट का, तो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखा है कि एम्प्टी सेट को इस सिंबल, इसको हम फाई पढ़ते हैं, इस फाई सिंबल के द्वारा लिखा जाता है। या फिर हम दो करली ब्रैकेट बना देते हैं और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है एम्प्टी सेट का। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आती है, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या यह भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करली ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा है, ये अब जब हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर इस फाई को लिख दिया तो फाई क्या हो गया, एज अ एलिमेंट हो गया, ठीक है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट का सिंबल नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एम्प्टी सेट का सिंबल फाई, या फिर आपको केवल दो करली ब्रैकेट बना देने हैं, उनके अंदर कुछ नहीं लिखना है। जैसे ही हमने उनके अंदर कुछ लिख दिया, वो भले ही हम फाई लिख रहे हो, लेकिन उस केस में वह एम्प्टी सेट नहीं होगा, बल्कि यह क्या होगा, यह एक सिंगलटन सेट होगा। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिस सेट में केवल एक एलिमेंट हो। हम लोग आगे बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी सब आपके बुक के ही एग्जांपल्स हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमारे पास सेट ए है। मैंने आपको अब एक किस तरीके का नोटेशन है, हमारे पास दो नोटेशन होते थे, एक होता था रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता था सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये जो नोटेशन होता है सेट का, एक इस तरीके का होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। और मैंने आपको इसे पढ़ना बताया था, इसे कैसे पढ़ते हैं। ये जो करली ब्रैकेट होता है, ये आता है फॉर ऑल एक्स, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि ए क्या है, ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इस कॉलम को क्या पढ़ते हैं, सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। मतलब कह रहा है कि इसमें ऐसे एलिमेंट हैं एक्स, कि एक्स 11th का एक स्टूडेंट है, प्रेजेंट स्टडीइंग इन द स्कूल, जो कि इस समय किसी स्कूल में क्या है, पढ़ रहा है। अब मैं आपसे कहूं कि ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है कि एम्प्टी सेट नहीं है, तो आप क्या कहोगे। तो भाई किसी स्कूल में हमें उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन लेना है जो कि क्या हो, 11th में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ, अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन और भी रहनी चाहिए कि पता चले कि वो केवल क्लास 10 तक स्कूल हो, तो उस केस में तो ये एम्प्टी हो जाएगा। आप ये लॉजिक बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कंडीशन बताई तो गई नहीं है कि हाँ वो क्लास 12 तक स्कूल है या उससे भी आगे का स्कूल है, ठीक है। अगर वो 10th तक स्कूल है तो उस केस में तो ये सेट एम्प्टी सेट हो जाएगा, तो उसको हमें नहीं लेना है, ठीक है। हमें क्या मानना है कि हाँ वहाँ पर 12 तक की पढ़ाई होती है। तो उस केस में भाई अगर 12 तक की पढ़ाई होती है उस स्केल में, उस स्कूल में, तो फिर वहां पर 11th में कुछ बच्चे होंगे, यानी कि हम जाएंगे और काउंट कर लेंगे कितने बच्चे हैं, यानी कि यह क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट अ एम्प्टी सेट, ठीक है। भाई आप ये सोच सकते हैं कि सर वो स्कूल केवल 10th तक ही है, उस केस में तो एम्प्टी सेट हो जाएगा।
तो नहीं, यहाँ पर ये अजम्पशन हम मान के चल रहे हैं कि वहाँ पर 11th की पढ़ाई होती है। ठीक है, यानी कि अब भाई स्कूल है तो स्कूल में 11th का स्टूडेंट होगा तो उसको हम काउंट कर लेंगे, यानी कि अब एक बच्चा, एक स्टूडेंट भी हो सकता है, 2 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 3 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो यानी कि यह एक एम्प्टी सेट नहीं है। ये देखिए दूसरा वाला एग्जांपल कह रहा है कि बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडीइंग इन बोथ क्लासेज 10th एंड 11th। अब देखिए ये क्या कह रहा है एक्स एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि क्लास 10th में भी पढ़ाई कर रहा है और 11th में भी पढ़ाई कर रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई स्टूडेंट 10th में भी पढ़ रहा हो और 11th में भी पढ़ रहा हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई, या तो वो क्लास 10th में होगा या तो वो क्लास 11th में होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी स्कूल में जाएं और वहां पर हम ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में पता करें जो कि क्लास 10th में भी हो और क्लास 11th में भी हो, तो क्या वहां पर कोई ऐसा स्टूडेंट हमें मिलेगा? ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं मिलेगा, यानी कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये सेट क्या हो जाएगा? यह सेट हमारे पास एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, यानी कि ये क्या है? ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 1 and 2 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जैसे अभी आप रियल नंबर लाइन खींचते हो तो यहाँ पे कहीं पर 0 होता है, 0 के बाद यहाँ पर 1 आता है, फिर यहाँ पर 2 आता है। ठीक है, अब कह रहा है कि x इस तरीके से है कि x 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि x ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो x 1 के इधर होगा क्योंकि 1 से क्या है? बड़ा है, और 2 से क्या है? छोटा है, तो 2 के क्या होगा? इधर होगा। तो वैसे तो 1 से 2 में कितने नंबर हैं? आप जानते हैं किन्हीं भी 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स लाई करते हैं। तो वैसे तो इनके बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स हैं, लेकिन कह रहा है हमें ऐसा x चाहिए जो कि नेचुरल नंबर हो। अब जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 के बाद नेचुरल नंबर 3 के बाद 4 आता है। तो क्या 1 के बाद सीधे कौन सा नेचुरल नंबर आता है? 2 आता है। 1 और 2 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर आएगा? 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा, यानी कि ये सेट कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारे पास 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेचुरल भाई 1 और 2 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि 1 के बाद सीधे कौन सा नेचुरल नंबर आता है? 2 आता है। तो इसीलिए हमारे पास क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। कह रहा है कि बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू क्यू। क्यू से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू होता है हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर q क्या होता है? नॉन जीरो होता है, और p और q कहां से बिलोंग करते हैं? ये हमारे पास इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई, मतलब उनका फॉर्म क्या होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और q नॉन जीरो होता है, क्योंकि अगर q जीरो हो गया तो किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो इनफाइनाइट हो जाता है, तो फिर वहां पर डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि q क्या है? नॉन जीरो है, और p q क्या होंगे? इंटीजर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें इस इक्वेशन के ऐसे सॉल्यूशन लेने हैं जो कि रेशनल हों। अब देखिए पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा? x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब क्या प्लस माइनस अंडर रूट 2 रेशनल नंबर होता है? आप जानते हैं रेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अब इसमें चाहिए रेशनल, लेकिन इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन क्या रेशनल बन रहा है? रेशनल बन ही नहीं रहा है, यानी कि इस सेट के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि यह सेट भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, इसको सोचिए। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब क्या प्लस 2 ऑड नंबर होता है? नहीं होता है। माइनस 2 ऑड नंबर होता है? नहीं होता है। ऑड नंबर क्या होते हैं, या ऑड नंबर क्या होते हैं? वही नंबर जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, लेकिन 2 तो खुद से 2 से डिविजिबल होगा, माइनस 2 भी 2 से डिविजिबल होगा। तो प्लस टू और माइनस 2 दोनों क्या है? इवन नंबर हैं। तो क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा? इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ये भी हमारे पास
एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक देखिए केवल यही सेट ऐसा मिला है जो कि नॉन एम्प्टी है। ये भी एम्प्टी था, ये भी एम्प्टी था, ये भी एम्प्टी है और ये भी एम्प्टी है। तो इन सबको हम किसके इक्वल कर देंगे? 5 के इक्वल कर देंगे। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि C इज द कलेक्शन ऑफ ऑल x। C कोई सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। कह रहा है x एक इवन प्राइम नंबर है जो कि क्या है? 2 से ग्रेटर है। ठीक है, अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं भाई? प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो या तो खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब आप और लेकिन हाँ, इस केस में हम 1 को प्राइम नहीं मानते हैं। ठीक है, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, हमारा प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें से देखिए इवन कौन सा है? इवन कौन सा है? केवल 2 ही तो इवन है। क्या इसके अलावा आपको कोई इवन प्राइम नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या कह रहा है? x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अच्छा, इसमें अगर ये ना लगाता कंडीशन ग्रेटर देन 2, केवल ये होता कि C इज द कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर, तो फिर C में क्या आ जाता? C में केवल एक एलिमेंट आता और वो 2 होता। तो उस केस में ये है क्या होता है? एम्प्टी सेट नहीं होता। लेकिन चूंकि इसने ये कंडीशन लगा दी ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर तो हमें मिलेगा नहीं, यानी कि इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। भाई जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना है वो सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस सिंबल फाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं और उसके अंदर कुछ नहीं लिखते हैं, तो क्या होता है? एम्प्टी सेट का सिंबल हो जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग प्रॉपर। सो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स की, कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से हमारा क्या मतलब होता है। ठीक है, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की जो डेफिनेशन निकल के आती है वो हमारे पास आती है कि अ सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट्स ऑफ अ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब है कि एक ऐसा सेट जो कि या तो एम्प्टी हो, एम्प्टी सेट है तो भी वो हमेशा क्या होगा? फाइनाइट होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0 हैं, और 0 क्या है? एक फाइनाइट नंबर है, यानी कि एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होगा। तो या तो वह सेट एम्प्टी हो, एम्प्टी है तो हम उसे डायरेक्ट फाइनाइट बोल देंगे, फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, या फिर और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर उसमें कुछ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, 10 एलिमेंट हो सकते हैं, 50 एलिमेंट हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 1 करोड़ हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, 1 अरब हो सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि नहीं 1 अरब एलिमेंट है तो बहुत ज्यादा एलिमेंट है तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम काउंट कर सकते हैं, भाई 1 अरब हम तभी कह रहे हैं ना जब हमने काउंट किया। अगर हम 1 अरब को काउंट ना कर पाते तो काउंटिंग में ही 1 अरब नहीं आता। ठीक है, तो उसके अंदर के अगर एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा? एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। मतलब हम उस पे ये बता पाए डेफिनेट रूप से कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, जैसे किसी सेट के अंदर 50 अरब एलिमेंट हैं, तो ऐसा नहीं कि वो इनफाइनाइट सेट हो गया। वो क्यों हो गया? तो आप कहें नहीं सर इसके अंदर 50 अरब एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है। ऐसा नहीं है, 50 भाई हाँ एलिमेंट कितने हैं? 50 अरब हैं। आप उस नंबर को बता पा रहे हैं ना कि इसके अंदर इतने एलिमेंट हैं, बस वही बहुत है फाइनाइट होने के लिए। ठीक है, तो कोई भी सेट जिसके अंदर डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब उसके अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम किसी नंबर से अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको। फाइनाइट सेट क्या होगा? जब उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम किसी पार्टिकुलर नंबर से रिप्रेजेंट कर पाए। अब वो पार्टिकुलर नंबर कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो फिर वो क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। और अगर उसके अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम नहीं काउंट कर पा रहे हैं
तो फिर क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अच्छा अभी देखिएगा एग्जांपल्स ऐसे ऐसे आएंगे, आप सोचेंगे कि नहीं ये तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, वो होगा वास्तव में फाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे देखिए, अच्छा अब मैंने कहा कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं सेट के अंदर। अगर हमें किसी भी सेट को देखना है कि ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है, तो हमारा सबसे पहला काम होगा, देखना पड़ेगा कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो अब एलिमेंट की काउंटिंग कैसे करेंगे ये देखिए। तो हमने यहां पर लिखा है कि बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, अगर हम कह रहे हैं कि सेट में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, वी मीन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द सेट एंड वी डिनोट इट बाई NS। ठीक है, मतलब किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ अभी NS से डिनोट करेंगे, इसको क्या पढ़ा जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट S। ठीक है, और कैसे न एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी हम किसी सेट के अंदर के एलिमेंट्स को काउंट करेंगे ना, तो हमेशा उसके अंदर के डिस्टिंक्ट एलिमेंट को काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई नंबर अगर या कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो हम उसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे, उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सेट ए लिया है, इसके अंदर मैंने एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4 5, फिर मैंने क्या किया, 2 को रिपीट कर दिया, फिर क्या किया, 1 को रिपीट कर दिया। अब मैं कहूं इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो आप क्या कहोगे, 1 2 3, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट और पांचवा एलिमेंट। अब आगे नहीं जाएंगे, कह देंगे छठा, छठा नहीं, क्योंकि हमने 2 को पहले ही काउंट कर लिया है। ठीक है, तो इसीलिए कोई किसी भी एलिमेंट का अगर रिपीटिशन हो रहा है ना, तो उसको हम केवल एक बार काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेफिनेशन में क्या आता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, तो एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, और ये दोनों एलिमेंट चूंकि हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, इसके अंदर टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट हो गए। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये क्या हो गया हमारे पास, 5 हो गए। अब मैं यहां से कहूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, तो देखिए बी में A B C D E F। अब यहां पर कोई रिपीटिशन तो हो नहीं रहा है, तो पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट और छठा एलिमेंट। तो बी में कितने एलिमेंट हो गए, बी में हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट हो गए। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलो पहले इसको, अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना। या आपको हो सकता है कोई गलत कॉन्सेप्ट बता दे, जैसे मुझे याद आ रहा है मैंने ऐसा कहीं पे देखा है कोई वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे सी सेट दिया है, सी क्या दिया है कि मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमें क्या करना है, इस धरती पर जितने भी लोग रह रहे हैं ना, उनको हमें काउंट करना है, फिर बताना है कि वो जो सेट होगा वह एक फाइनाइट सेट होगा कि एक इनफाइनाइट सेट होगा। अब आप कहेंगे कि सर हम तो काउंट कर ही नहीं पाएंगे, तो कह देंगे कि इनफाइनाइट सेट है, तो ऐसा नहीं है भाई। इनफाइनाइट सेट कैसे हो सकता है, इनफाइनाइट वो नंबर होता है जिसपे हम कभी भी पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, जिसपे हम कभी भी पहुंच ही नहीं सकते। जैसे अभी आपसे पूछा जाए कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो अगर आप चाहें तो काउंटिंग तो हो ही सकती है ना भाई। आप बताते हैं कि इतनी, मतलब आप बताते हैं कि हाँ इतने के करीब है, एग्जैक्ट नहीं बताते, लेकिन काउंट कर सकते हैं 100%। मतलब एक ऐसा, मतलब अब चूंकि जो नंबर होगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो एक नेचुरल नंबर ही तो आएंगे भैया। तो एक एम्प्टी सेट को छोड़कर बाकी जो सेट की काउंटिंग होगी वह एक नेचुरल नंबर ही तो आएगी भाई। उसके अंदर या तो एक एलिमेंट होगा, या तो 2 एलिमेंट होगा, या तो 3 एलिमेंट होंगे, ऐसे होंगे। तो अगर हम सभी के सभी जितने भी इस पृथ्वी पे लोग रह रहे हैं ना, अगर हम उनको काउंट करें तो वह एक नेचुरल नंबर ही तो निकल के आएगा। मतलब ये क्या आएगा, ये सम नेचुरल नंबर निकल के तो आएगा, सम नेचुरल। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलो आप कह रहे हैं कि नहीं पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल तो है भाई, पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल नहीं है कि इस वर्ल्ड में सभी लोगों को हमें काउंटिंग करनी है भाई। हर एक कंट्री से कह दो कि आप अपने यहाँ की एग्जैक्ट पॉपुलेशन बता दो, तो टोटल ऐड करके आप बता सकते हो। तो इसको हम कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप ये बताइए भाई। रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा भाई। ये नंबर आएगा, मैं मान रहा हूं कि एक बहुत बड़ा नंबर आएगा,
ठीक है, बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन आएगा तो एक नंबर ही ना, तो इसीलिए क्या होगा, यह एक नेचुरल नंबर हो, सॉरी, या क्या होगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद क्या है कि W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ अ वीक। W क्या है, किसी वीक में जितने डेज होते हैं, तो कितने डेज होते हैं, अच्छा इसको अगर मैं एज अ सेट लिख दूं, ठीक है, मतलब अगर मैं कहूं कि इस W की कितनी, W में कितने एलिमेंट हैं, तो क्या कहोगे, एक वीक में कितने एलिमेंट होते हैं, 7 एलिमेंट होते हैं, तो 7 एक फाइनाइट नंबर ही तो है, या एक डेफिनिट नंबर ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसके बाद ये कह रहा है एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, अगर हम इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 16, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, +-4। तो इसके अंदर कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 2 सॉल्यूशंस आएंगे, यानी कि इस सेट एस में कहें कितने एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट हैं, और 2 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक हमारे पास फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में देखिए, कह रहा है जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। किसी, जैसे कोई आप रियल नंबर लाइन खींचते हैं, ये हो गया, अब मैं कहूं कि इस पे कितने पॉइंट हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इन नंबर ऑफ पॉइंट्स को काउंट कर सकें? आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, हम इस पे, अब आप कह सकते हैं नहीं हमने तो यहाँ पे काउंट कर लिया था कितने लोग रह रहे हैं, तो भाई ये पॉसिबल है, यहाँ पे इसको मतलब इस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स को काउंट करना क्या पॉसिबल है, क्योंकि लाइन है। अब लाइन को तो आप कितना भी बढ़ाते चले जा सकते हैं, तभी तो भाई रियल नंबर लाइन आप लोग लिखते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे -∞ लिखते हैं, मतलब ये कहाँ पे सॉरी, यहाँ पे भाई अगर यहाँ पे 0 है तो जब राइट साइड में चलते हैं तो ये कहाँ पर जाता है, ये जाता है +∞ की तरफ। ठीक है, जो राइट साइड है, और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग डॉट डॉट लगा देते हैं, फिर ये कहाँ तक जाता है, ये -∞ की तरफ जा रहा है। तो भाई ये जा ही +∞ और -∞ की तरफ रहा है, तो ये फाइनाइट सेट कैसे हो गया? तो हम इस नंबर पे भाई आप इस छोटी सी लाइन को ले लें, आप इस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स को काउंट नहीं कर सकते, और बताइए कितनी भी छोटी लाइन आप ले लें, आप इस पे पॉइंट को, नंबर ऑफ पॉइंट्स को काउंट नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। इस पे अनगिनत पॉइंट होंगे, इस छोटी सी लाइन पे, इस छोटी सी लाइन पे भी अनगिनत पॉइंट होंगे, तो इस पे भी क्या होंगे, अनगिनत पॉइंट होंगे, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इस चीज में, मतलब इस चीज में और इस चीज में आप लोग थोड़ा डिफरेंस समझ के चलिएगा। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स को हम काउंट कर सकते हैं वर्ड में जितने हैं, लेकिन वहां पर हम किसी भी लाइन पे, चाहे कितनी भी छोटी लाइन ले लें, उस पे कितने पॉइंट्स हैं हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो क्या सीखा हम लोगों ने, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन सीखी, फिर हमने सीखा कि हमें किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कैसे करने हैं। मतलब अगर किसी एलिमेंट का रिपीटिशन हो रहा है तो उसको 2 बार काउंट नहीं करना है, उसको हमें केवल 1 बार काउंट करना है। तो वहां से हम बता सकते हैं कि किसी सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। और फिर आपने देखा कि यह सेट कैसे फाइनाइट है और यह सेट कैसे इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास सेट के 2 टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक हमारे पास होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते थे कि हम हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली लिखते थे। जैसे मैं कहता कि इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वॉवेल हैं उनको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या लिख देते, A-E-I-O और U, तो ये हो जाता है रोस्टर फॉर्म। तो अब यहां पर बात आती है कि क्या हम किसी इनफाइनाइट सेट को क्या हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अच्छा पहले तो देख लेते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट क्यों है। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, भाई हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और फर्दर आगे बढ़ता जाता है, इसका कहीं पर एंड नहीं है। आप कहेंगे सर इसका एंड 1 लाख पर है, तो मैं कहूंगा 1,01,000 ले लो, भाई वो भी तो एक नेचुरल नंबर है। आप कहेंगे सर इसका एंड 1 अरब पे है,
तो मैं कहूँगा नहीं 1 अरब 1 ले लो, तो भाई वो भी तो एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर की कहीं पर एंडिंग तो हो नहीं रही है, यानी कि बढ़ते जाएंगे, कहीं पर एंड नहीं होगा। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या होता है, एक इनफाइनाइट सेट होता है। यानी कि हम इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये इनफाइनाइट सेट क्यों है समझ गए होंगे। अब मैं कहूँ कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो हम जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म में हम हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, और इनफाइनाइट एलिमेंट को आप लिख नहीं सकते। भाई आप कहेंगे कि नहीं हम 1 लाख तक लिखेंगे, तो भाई उसके आगे 1,01,000 1,02,000 वो कौन लिखेगा। तो इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है कि आप क्या करेंगे, उसके कुछ एलिमेंट लिख देंगे और फिर आगे क्या कर देंगे, डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, तो जो कुछ एलिमेंट लिखेंगे ना, तो यहाँ वहां से उसका पैटर्न पता चल जाएगा, और बाकी आप डॉट डॉट लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। मतलब उसी पैटर्न के हिसाब से वो आगे चलता जा रहा है। जैसे कि अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और फिर क्या करेंगे, डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, तो इस डॉट डॉट से क्या पता चल रहा है, इस डॉट डॉट से ये पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, और कैसे, अब 1 2 3 4 तो यहाँ से पैटर्न पता चल रहा है कि इसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। तो किसी भी इनफाइनाइट सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो उसके कुछ एलिमेंट लिख देने हैं और फिर आगे क्या कर देना है, डॉट डॉट कर देना है। जैसे मैं आपको एक सेट दूं n/n+1, ऐसा हमने एक एग्जाम्पल किया था। ठीक है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है और n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अब भाई देखो, अगर मैं इसके हर एक एलिमेंट को लिखना चाहूँ तो क्या पॉसिबल है इसे लिखना? नहीं है, क्योंकि पहले n = 1 के लिए लिखेंगे, फिर n = 2 के लिए लिखेंगे, फिर n = 3 के लिए लिखेंगे, ऐसे हमें लिखना होगा। तो हमें हर एक एलिमेंट लिखना तो यहाँ पर पॉसिबल है नहीं। तो क्या करेंगे, पहले n = 1 के लिए लिख देंगे तो 1/2 आ जाएगा, फिर n = 2 के लिए लिखेंगे तो 2/3 आ जाएगा, फिर n = 3 के लिए लिखेंगे तो 3/4 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, डॉट डॉट कर देंगे। तो यहाँ से ये स्पष्ट है कि भाई 1/2 2/3 3/4, तो इसके बाद क्या आएगा, 4/5 आएगा, फिर 5/6 आएगा। तो इस तरीके से इससे हमें पैटर्न पता चल जा रहा है, और ये डॉट डॉट हमें ये बता दे रहा है कि ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। तो इस तरीके से हम इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि क्या मैं हर एक इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपसे कहूँ क्या हर एक इनफाइनाइट सेट को, जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट क्या था, इनफाइनाइट सेट था, या ये वाला सेट कैसा था, इनफाइनाइट सेट था, तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया। अब मैं आपसे कहूँ कि क्या हर एक इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो क्यों, और नहीं लिख सकते हैं तो काउंटर एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो चलिए काउंटर एग्जाम्पल इसका बनाते हैं। आप सेट ऑफ रियल नंबर जानते हैं भाई, जो नंबर्स आप पढ़ते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब क्या रियल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? जैसे हम अगर रियल नंबर लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और ये ऐसे ऐसे कहाँ तक जाता है, ये -∞ तक जाता है, सॉरी, ये +∞ तक जाता है, और ये -∞ तक जाता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपने सेट ऑफ रियल नंबर की स्टडी की होगी। ठीक है, हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम ये नंबर लाइन बनाते हैं तो यहाँ पे कहीं पे 0, फिर 1, फिर यहाँ पे 2 आता है। ठीक है, और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर +∞ तक जाता है, इधर यहाँ पर -1 आता है, यहाँ पर -2 आता है, और इधर कहाँ तक जाता है, -∞ तक जाता है। तो हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में क्या होता है, इन्फाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स लाई करते हैं। जैसे कि 0 और 1 के बीच में मैं कहूँ कितने रियल नंबर हैं, तो ऐसे इन्फाइनाइटली मेनी रियल नंबर हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप कितनी भी छोटी लाइन ले लीजिए, उस पे क्या होंगे, हमेशा इनफाइनाइट अनगिनत पॉइंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि अभी भाई आप लाइन ले रहे हैं, तो अगर इसको ये एक रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग पॉइंट मान लीजिए, ये मान लीजिए। अब जानते हैं कि दो रियल नंबर के बीच में कितने अनगिनत रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो हर एक रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ या इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो इनफाइनाइट पॉइंट भी तो होंगे। तो इसीलिए आप कोई भी कितनी भी छोटी लाइन ले लीजिए, उस पर हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा, मतलब मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम हर एक इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, तो मैंने कहा था कि आप लोग एक काउंटर एग्जाम्पल बनाइए। तो हमने सेट ऑफ रियल नंबर की बात की थी। अब देखिए, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है,
तो अब जैसे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो मान लिया 0 से स्टार्ट कर दिया, फिर लिख दिया हमने 2, फिर लिख दिया 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या लिख दिया -1 लिख दिया, फिर यहाँ पे -2 लिख दिया। तो क्या यह रियल नंबर का सेट हो गया? भैया रियल नंबर का सेट कहाँ है भाई? 0 और 1 के बीच में तो इन्फाइनाइटली मेनी रियल नंबर आ रहे हैं, उनको कौन लिखेगा? फिर 1 से 2 के बीच में फिर इन्फाइनाइटली मेनी आ रहे हैं, या 0 से -1 के बीच में इन्फाइनाइटली मेनी रियल नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे हम चूंकि हर एक रियल नंबर को यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कहें 0 ले लो, फिर 0.1 ले लो, तो मैं कहूंगा कि 0 और 0.1, भाई यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कहीं पर 0.1 होगा, तो इस 0 और 0.1 के बीच में भी तो इन्फिनिटली मेनी रियल नंबर आएंगे, क्योंकि किन्हीं भी कितना भी आप करीब करीब 2 रियल नंबर ले लो, कितना भी आप सटा लो उनको, उनके बीच में हमेशा इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसीलिए क्या है कि यहां पर हम पैटर्न नहीं बना सकते ना इस चीज का। जैसे नेचुरल नंबर में था तो 1 के बाद जानते हैं 2 आएगा, 2 के बाद जानते हैं 3 आएगा, 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है। लेकिन यहां पर आपने लिखा 0, अब आपने कहा नहीं मैं बहुत पास का ले रहा हूं, 0 ले रहा हूं, 0.1 ले रहा हूं, तो मैं कहूंगा ठीक है, आपने 0 और 0.1 ले लिया, लेकिन 0 और 0.1 के बीच में 0.01 नहीं लाई करेगा, क्योंकि ये क्या है, इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो इसको आपने नहीं लिखा। फिर आपने कहा अच्छा चलो हमने इन दोनों को ले लिया, तो मैं कहूंगा फिर 0.001 ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो इसको आपने नहीं लिखा। तो यहां पर क्या है, हम एक पैटर्न को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इस सेट ऑफ रियल नंबर को क्या है, हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछी जा सकती है, आपके वाइवा में पूछी जा सकती है, मतलब लाइक का इंटरव्यू क्वेश्चन है कि वहां पे पूछ सकता है कि क्या हर एक इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई लिख सकते हो तो कारण बताओ, नहीं लिख सकते हैं तो उसका काउंटर एग्जांपल दो। तो आपका क्या होगा, रियल नंबर। लॉजिक यही होगा कि यहां पर हमें कोई पैटर्न नहीं पता चल पा रहा है। आप कितने भी 2 करीब के रियल नंबर इस सेट में लिख दोगे, हम उसके अंदर एक नहीं इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर ला के रख देंगे, और भाई तो उनको तो आपने लिखा ही नहीं है, तो फिर कैसे पैटर्न बन गया, ठीक है। तो इसीलिए सेट ऑफ रियल नंबर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि इनफाइनाइट सेट है और इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह एक मैं एग्जांपल लेता हूं, उसको आप लोग प्रॉपर जस्टिफाई करिएगा। आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसको एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको बताना है सेट ऑफ रेशनल नंबर, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप लोग इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। देखिए मैं एक एक लाइन बुक के लेके चलता हूं, क्योंकि मैं पहले बुक को खुद देखता हूं कि इसमें कौन सी चीज है। भाई ऐसा नहीं कि मुझे सेट आता है तो मुझे बुक नहीं देखनी है, मेरा मानना नहीं है, ठीक है। एज अ टीचर हर एक टीचर को बुक देखनी पड़ती है, हर एक टीचर को पढ़ना पड़ता है। अगर आपको नॉलेज के साथ बने रहना है तो आपको बुक देखनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ नहीं, इवन IITs आप चले जाइए, भाई मैं पढ़ता था तो वहां भी प्रोफेसर आते थे, कॉपी लेके आते थे, नोट्स लेके आते थे। तो ऐसा नहीं कि उन्हें तो उन्होंने PhD कर रखी है, पोस्ट डॉक कर रखा है, बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन वो इतनी मेहनत करना चाहते हैं ना कि फिर मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि वो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। तो इसीलिए मैं खुद पहले बुक पढ़ता हूं, देखता हूं कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे ये चीज आपके एग्जाम में हो सकता है ना, लेकिन एज अ इंटरव्यू बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है कि क्या हम हर एक सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो फिर उसका एक काउंटर एग्जाम्पल दो। तो एक तो काउंटर एग्जाम्पल हमें रियल नंबर मिल गया, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है। और आपको एक्सप्लेन करना है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। जिसको हमेशा नॉलेज के साथ बने रहना ना, तो बुक जरूर देखेगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है कि स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट। एक्चुअली आप में नोट करके दिया था कि एन इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। चलिए पहला सेट देखिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x - 1 x - 2 बराबर 0। तो यहां से अगर हम लिखें तो x, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x = 1 आएगा और x = 2 आएगा। तो ऐसे 2 नंबर हो गए जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x बराबर +-2 आएगा, लेकिन ये दोनों एलिमेंट क्या इस सेट के अंदर जाएंगे? दोनों एलिमेंट नहीं जाएंगे, वही जाएंगे जो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। यानी कि अगर इस सेट को कहूं कि किसके बराबर है तो ये क्या होगा, सिंगलटन 2 के बराबर होगा। आप कहेंगे -2 क्यों नहीं जाएगा, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी तो कंडीशन देखनी है। तो क्या -2 नेचुरल नंबर है? -2 नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए -2 इसके अंदर नहीं जाएगा, केवल +2 जाएगा। तो ये सिंगलटन सेट हो गया, और इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x - 1 बराबर 0। तो अगर 2x - 1 बराबर 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? भाई 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि ये सेट में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। और एम्प्टी सेट है तो मैंने पहले ही बताया था कि एम्प्टी सेट को हमेशा फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट हो गया। इसके बाद ये कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। तो देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, अब कोई भी प्राइम है, नेचुरल तो है ही भाई। आप 2 से स्टार्ट होता है तो 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 7, 8, 9, 10, 11 ले लीजिए, ऐसे आप बढ़ते जाएंगे। कहीं पर भी क्या है, खत्म होगा इसका, कहीं पर एंड होगा नहीं होगा। भाई आप कहेंगे भाई हर एक नंबर से बड़ा हम प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यह क्या होगा, यह एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम ये नहीं बता सकते कितने एलिमेंट हैं। भाई आप कहेंगे 1 लाख एलिमेंट है तो उसके आगे भी एक प्राइम नंबर मिल जाएगा। यहां पर क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। अब देखिए ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं बताइए, ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो हम ऑड नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद 2 छोड़ देंगे तो 3 आएगा, 4 इवन है क्योंकि 2 से डिवाइड हो जा रहा है, फिर 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो भाई और कितने ऑड नेचुरल, भाई हर एक नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है तो सबके सब इस सेट में जाएंगे, तो ऐसे ये कहां तक जाएगा, ये ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं चीज़ों को लिखने से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, चीज़ों को समझने में विश्वास करता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में वही काम आएगा जो आपके माइंड में बस जाएगा एक बार। भाई नोट्स में तो बहुत सारी चीज़ लिखी रहती हैं, नोट्स में लिखने से ही अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो हर आदमी का सिलेक्शन हो जाएगा। और भाई तब तो आप लोग मोटी से मोटी नोट्स बनाएंगे कि हाँ मैं टॉप करूँ, कोई कहेगा नहीं मैं आपसे भी मोटी नोट्स बनाऊंगा, मैं टॉप करूंगा। तो यहाँ पर ठीक है नोट्स है आपके पास, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन समझना उससे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हर एक चीज़ बुक में लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि 2 सेट्स इक्वल कब होते हैं, इक्वलिटी ऑफ सेट्स कब होल्ड होता है। तो इसके लिए बताया गया, इसकी डेफिनेशन निकल के आती है कि अगर 2 सेट्स हमारे पास A और B दिए गए हैं, ठीक है, गिवन 2 सेट्स A एंड B, if every element of A is also an element of B and if every element of B is also an element of A, then the sets A and B are said to be equal। कहने का मतलब क्या है कि अगर A सेट का हर एक एलिमेंट B में है और B सेट का हर एक एलिमेंट A में है तो फिर दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि इस डेफिनेशन को आप मैथमेटिकली लिखो तो कैसे लिखोगे, हम लिखेंगे A इज इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। फॉर ऑल, भाई सिंबल को आप लोग नहीं जानते होंगे, जानते होंगे मेरे ख्याल से, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, ठीक है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू B एंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू B, दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू A। ये क्या है, इक्वलिटी सेट की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। क्या कह रहा है कि A B के इक्वल है। अब देखो इफ एंड ओनली इफ का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो ऐसा होगा। मतलब अगर A B के इक्वल है तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, इसका मतलब x का आप कोई भी एलिमेंट लो, x कहां पे आ जाएगा, B में आ जाएगा। और कोई भी एलिमेंट आप y B का लो, ठीक है, y कहां पे आ जाएगा, A में आ जाएगा। तो भाई यही डेफिनेशन तो है। या अगर ऐसा है, मतलब एक अगर x A में है तो x B में है, और अगर y B में है तो y A में है, ठीक है। अगर ऐसा है यानी कि A का हर एक एलिमेंट B में है
और बी का हर एक एलिमेंट ए में है, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये इक्वलिटी की क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे बताया था कि सेट्स में कभी भी जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप उनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि वॉवेल्स ए ई आई ओ यू हैं, आप क्या कह दें कि ओ को पहले ले आए, ए को बाद में लिख दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दोनों सेट क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक सेट हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरा सेट हमारे पास बी है 1 4 2 3, ठीक है। अब मैं कहूं कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, तो हमें वही डेफिनेशन लगानी है। हमें एलिमेंट की पोजीशन पे नहीं जाना है, हमें सिंपल डेफिनेशन लगानी है। अगर डेफिनेशन फॉलो हो रहा है तो इक्वल होंगे, फॉलो नहीं हो रहा है तो इक्वल नहीं होंगे। डेफिनेशन क्या कह रहा है, पहले हमें चेक करना है ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो 1 क्या यहाँ पे है 2 क्या यहाँ पे है 3 क्या यहाँ पे है 4 का यहाँ पे है। तो ए का हर एक एलिमेंट बी में है। अब क्या चेक करेंगे कि बी का एलिमेंट हर एक एलिमेंट ए में है कि नहीं है। तो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है तो 4 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे भी है, और 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे भी है। मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है। तो यहां से क्या बोल देंगे कि सेट ए और सेट बी ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इक्वलिटी ऑफ सेट्स कब होता है। ठीक है। जब भी आप लोगों को देखना है कि दो सेट इक्वल है कि नहीं है, तो आपको पहले सेट का हर एक एलिमेंट देखना है दूसरे सेट में है कि नहीं है, और अगर दूसरे सेट का हर एक एलिमेंट देखना है कि पहले सेट में है कि नहीं है। अगर पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में है और दूसरे सेट का हर एक एलिमेंट पहले सेट में है, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वलिटी ऑफ सेट्स की बात हो गई। अच्छा, एक चीज और यहां पर आती है, जैसे मैंने कहा था कि सेट में अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट कर जाता है तो वो भी मैटर नहीं करता है। ठीक है। जैसे मैं यहां से आपसे कहूं, मैं यहां पर लिख दूं 1 2 3 2। अब मैंने क्या किया, 2 को यहां पे रिपीट कर दिया है, और एक सेट बी ले लूं, यहां पे कह दूं 1 2 3। अब ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं है, तो आप कहोगे कि इसमें तो भाई 2 रिपीट कर रहा है लेकिन इसमें रिपीट नहीं कर रहा है। लेकिन हमें डेफिनेशन पे जाना है, हमें चीज देखनी नहीं, डेफिनेशन पे जाना है। डेफिनेशन क्या कहती है, इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे भी है, 2 फिर यहाँ पे है तो 2 तो यहाँ पे पहले से ही था। तो ए का हर एक एलिमेंट बी में है, अब बी का हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए। तो 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे भी है। तो ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए और बी इक्वल हो जाएंगे। तो आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि आप कहते हैं सर यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। उस चीज पे हमें जाना ही नहीं है, हमें बस सिंपल डेफिनेशन को फॉलो करना है। अगर डेफिनेशन होल्ड हो रही है तो इक्वल हो जाएंगे, अगर डेफिनेशन होल्ड नहीं हो रही है तो दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। ठीक है। तो ये एक चीज जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते थे वो थी। ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं 2-3, उनको कर लेते हैं और फिर अपना लेक्चर रोकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। देखिए, आपको जब भी मैंने पहले ही कहा है कि जब भी आप मैथ्स पढ़े ना तो प्रॉपर रीजन रखें हर एक चीज का। ठीक है। जैसे यहां पर अगर हम दो सेट को इक्वल कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, इक्वल नहीं कह रहे हैं तो क्यों इक्वल नहीं कह रहे हैं, रीजन होना चाहिए, तुक्का नहीं मारना है। नहीं तो एग्जाम में हमेशा तुक्का गलत ही होता है, मान के चलिएगा। हाँ, कुछ लकी लोग होते होंगे जिनका तुक्का सही हो जाता है, लेकिन फिलहाल मेरा तो हमेशा गलत जाता है। ठीक है। तो हमें हर चीज का एक प्रॉपर रीजन रखना है। ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। अच्छा, ई में क्या कह रहा है, ई में थोड़ा लॉन्ग दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। अच्छा, एक्स सच दैट एक्स इज एन, आप लोगों के पास बुक होगी देख सकते हैं, इंटीग्रल पॉजिटिव
रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 15 इक्वल टू 0। इसमें से कह रहा है कि आप बताओ कौन कौन से सेट इक्वल हैं, और इक्वल हैं तो क्यों इक्वल हैं, और इक्वल नहीं है तो क्यों इक्वल नहीं है। तो पहले हम ए को हर एक के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या ए किसी एक के बराबर है। जैसे मैं कहूं कि क्या ए बी के बराबर है, तो ए में सिंगलटन 0 है। अच्छा, बी में क्या आ रहा है, बी में कह रहा है कि ऐसे नंबर जो कि x ग्रेटर देन 15, जो कि 15 से बड़े हों। अब देखिए, अगर नंबर लाइन पे देखते हैं तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ऐसे यहाँ पे कहीं पर 5 आएगा, और ऐसे यहाँ पे कहीं पर 15 आएगा। अब कह रहा है x की वैल्यू 15 से बड़ी है, मतलब x इधर लाई कर रहा है इसके हिसाब से, और ये कह रहा है x लेस देन 5 है। भाई यही तो क्या कोई कॉमन रीजन मिल रहा है, कोई कॉमन, भाई जो चीज 15 से बड़ी होगी वो 5 से छोटी कैसे हो सकती है। यानी कि वास्तव में ये कौन सा सेट लिखा हुआ है, ये हमारे पास एम्प्टी सेट ही तो लिखा है। तो इसमें एक एलिमेंट है और ये सेट एम्प्टी है, तो क्या ए और बी बराबर होंगे, ए और बी बराबर नहीं होंगे। ए और सी को चेक करते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 5 ही तो आएगी। यानी कि इस सेट में क्या आ जाएगा, इस सी सेट में सिंगलटन 5 आएगा, लेकिन यहां पर क्या है, सिंगलटन 0 है। तो क्या ए सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर भी नहीं है। आगे बढ़िए, क्या ए डी के बराबर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो इस सेट में क्या आएगा भाई, +5 आएगा और -5 आएगा। तो क्या ये डी के बराबर है, तो ए डी के बराबर भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट डी में होना चाहिए और डी का हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए। ए में 0 है लेकिन यहाँ पर 0 है नहीं है, तो पहले ही कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए, क्या ए ई के बराबर, ए डी, यहाँ पे डी, ठीक है। अब क्या ए ई के बराबर है, ये कह रहा है एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15, तो 5 माइनस 3x और माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3x और माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, तो x माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, तो 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 हो जाएगा और x प्लस 3 आएगा, यानी कि x इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, मतलब हमें ऐसा रूट लेना है जो कि पहले तो इंटीजर हो। इंटीग्रल का मतलब क्या है, इंटीजर हो और पॉजिटिव हो। तो भैया ये x-3 ये इंटीजर तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, तो इसमें कौन सा आएगा, x इक्वल टू 5 आएगा, यानी कि इसमें भी सिंगलटन सेट 5 आएगा। तो क्या a e के बराबर है, a e के बराबर भी नहीं है, तो a डज नॉट इक्वल टू e, मतलब जो a सेट है वह किसी के इक्वल नहीं है। तो अब b को उठाते हैं और हर एक के साथ चेक करते हैं। तो a b के बराबर नहीं था तो b भी a के बराबर नहीं होगा, तो इसको इसके साथ कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या b c के बराबर है, तो b एम्प्टी सेट था और c हमारे पास क्या है, सिंगलटन 5 है, यानी कि b c के इक्वल नहीं है। अब क्या b d के इक्वल है, तो भाई b, चूंकि b तो एम्प्टी सेट है ना, और इसमें भी एलिमेंट आ रहा है, इसमें भी एलिमेंट आ रहा है, तो b को तो आंख मूंद के लिख दीजिए कि किसी के इक्वल नहीं है, ना तो d के इक्वल है और ना ही e के इक्वल है। ठीक है, अब c और d को कंपेयर करते हैं। तो चलिए देखिए, c में क्या है, सिंगलटन एक एलिमेंट है और d में क्या है, 5 माइनस 5, भाई -5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यानी कि c और d भी क्या है, इक्वल नहीं है। क्या c और e इक्वल है, तो c और e इक्वल है, क्योंकि यहाँ भी ये 5 है और यहाँ भी एक एलिमेंट 5 है, तो ये एक हमें पेयर मिला जो कि इक्वल हो रहे हैं, c और e। अब क्या d और e इक्वल हैं, तो d और e भी इक्वल नहीं है, यानी कि d डज नॉट इक्वल टू e। हर एक का प्रॉपर रीजन आपको पता हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल 7 को कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 को। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में भी वही कह रहा है। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 8 में? एग्जाम्पल नंबर 8 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। कौन कौन से पेयर्स इक्वल हैं, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। ठीक है,
जैसे पहले में कह रहा है कि, अच्छा इसको मैं देखे बुक में क्वेश्चन लिखा, आप लोग देख लीजिएगा। एक्स क्या है, पहला जो है 8 एग्जाम्पल नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन एलवाई। एलवाई एक वर्ड है, उसके लेटर्स का हमें सेट लेना है और उस सेट को क्या रिप्रेजेंट किया गया है, एक्स। तो क्या आ जाएगा इस सेट में, ए आएगा। एल 2 बार आ रहा है तो हम एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, सेट में। तो ए एल और क्या आएगा, ओ आएगा और क्या आएगा, वाई आएगा। तो ये हमारा सेट एक्स हो गया। बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है, वैसे बी में इसने दे दिया है एल ओ वाई ए एल, ठीक है। अब देखना है कि क्या ये इक्वल है कि नहीं है। तो फिर वही बात, इक्वल देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का हर एक एलिमेंट एक्स में होना चाहिए। ए यहाँ है तो ए यहाँ भी है, एल यहाँ है तो एल यहाँ भी है, ओ यहाँ है तो ओ यहाँ भी है, और वाई यहाँ है तो वाई यहाँ भी है। अब देखिए यहाँ पे एल रिपीट कर रहा है तो उससे हमसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि रिपीटिशन मैटर ही नहीं करता सेट में। यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ कि बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो भी आप क्या कहोगे, 2 2 4। यहाँ 5 एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एल रिपीट कर रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बी की मतलब बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप क्या कहोगे, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं, ठीक है। तो एक्स का हर एक एलिमेंट तो बी में है। अब देखेंगे कि क्या बी का हर एक एलिमेंट एक्स में है। तो एल यहाँ है तो एल यहाँ भी है, ओ यहाँ है तो ओ यहाँ है, वाई यहाँ है तो वाई यहाँ है, ए यहाँ है तो ए यहाँ है, फिर एल यहाँ है तो फिर एल यहाँ है। तो बी का भी हर एक एलिमेंट एक्स में है। तो एक्स और बी क्या हो गए, एक्स और बी आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि ए में क्या कह रहा है कि ऐसे n बिलोंग्स टू इंटीजर्स हैं सच दैट n स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब देखिए इसने इंटीजर बोल दिया है, तो अगर हम इंटीजर बोल दिया है, ठीक है, तो यहां पर 0 भी लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा भाई, 0 का स्क्वायर 0, 0 क्या है 4 से कम है। तो अगर हम ए सेट की बात करें तो 0 आएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 4 से कम है। 1 का स्क्वायर 1, वो भी 4 से कम है। 2 का स्क्वायर 4, और देखो इसमें n स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू, इक्वलिटी लगा है इसलिए इसमें 2 भी आ जाएगा, ठीक है। अगर इक्वलिटी ना लगता तो 2 नहीं आता, इक्वलिटी लगा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। अब देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, +1 क्या है 4 से कम है। फिर -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4, और +4 क्या है इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 और -1 और -2, ठीक है। अच्छा इसका बी पार्ट लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। बी पार्ट में क्या कह रहा है कि ऐसे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है सच दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है। तो अगर उस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, उस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होगा, मतलब इसके सॉल्यूशन कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो 1 आएगा क्योंकि 2 1 3, ठीक है, और 2 आएगा, चलो ठीक है। तो बी में क्या आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। अब देखिए, अब इक्वलिटी दिखाने के लिए ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो -2 ए में है, लेकिन क्या -2 बी में है, नहीं है। तो ए और बी इक्वल नहीं है, पहले ही पता चल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेट की इक्वलिटी को चेक कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.2 के पहले जितना भी थ्योरी पार्ट था उसको मैंने पूरी कोशिश की अपनी कि आपको समझ में आ जाए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपके पढ़ने का तरीका क्या है, आप लोग जैसे मुझे एक्सरसाइज 1.2 करना है तो आप क्या करिए, पहले उसको खुद से अटेम्प्ट करिए। सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मोस्ट ऑफ दी हो जाएंगे क्वेश्चंस। नहीं होते हैं तो फिर लेक्चर देख के समझ लिया कीजिए। ये होना चाहिए, नहीं कि मैं पहले करवा रहा हूं तो पहले आप एक्सरसाइज कर ले रहे हैं फिर खुद से ट्राई कर रहे हैं, फिर उससे आपका फायदा नहीं होगा, आपके कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लेक्चर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। चलते चलते फिर वही, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि जिनको इन लेक्चर्स की नीड है, भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छी कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वैसे भी समय लॉकडाउन में तो कोचिंग्स इंस्टीट्यूट सब बंद भी पड़े हुए हैं, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।